ये ज़िंदगी बहुत स्पेशल है। अगर वक्त पर संभल गए तो संभल जाओगे, वरना बाद में बहुत पछताओगे। पेरेंट्स के जिन लक्षणों को आप बुढ़ापे का लक्षण समझ रहे हैं, कहीं वो बड़ी बीमारी तो नहीं? अपने बच्चों की बात बात पर जिद, चीखना, चिल्लाना, जिन्हें आप उनका बचपना कह रहे हैं, कहीं वो आने वाली किसी बीमारी का संकेत तो नहीं? एक्चुअली ये वीडियो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए है। अक्सर ऐसी कई बीमारियां होती हैं जो धीमे धीमे हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है, और अगर हम वक्त पर नहीं संभलते तो वो बाद में हमें दूसरा मौका भी नहीं देती है। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा जाना हुआ जीवन विकास ट्रस्ट सूरत में, जहाँ पर मेंटल चैलेंज को फेस करने वाले उन वॉरियर से मेरा मिलना हुआ। उनमें से बहुत सारे बच्चे ऑटिज्म के शिकार थे और बहुत सारे बुजुर्ग पार्किंसन जैसी बीमारी के शिकार थे। जीवन विकास ट्रस्ट में इन सभी मेंटल चैलेंज को फेस करने वाले बच्चों के लिए स्कूल चलाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल निःशुल्क। और हर रविवार पार्किंसन के पेशेंट्स के लिए सेवा दी जाती है तरह तरह की थेरेपीज की। तो चलिए मेरे साथ आज के इस पूरे वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके बाद हम चर्चा करेंगे थेरेपी की। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट काम आज इस पूरे वीडियो में आपके लिए है, क्योंकि एक अवेयरनेस, एक जागरूकता का वीडियो है। आपको ये समझाने के लिए है कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे बुजुर्ग हैं या ऐसे बच्चे हैं, तो शायद उन्हें आपकी डांट की, आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, उन्हें सही दवाई और सही थेरेपी की जरूरत है। सो प्लीज बी अवेयर फॉर दैट। डॉक्टर से जानते हैं पार्किंसन और ऑटिज्म क्या है, और फिर मिलेंगे स्कूल की टीचर से। पार्किंसन न्यूरो डीजनरेटिव डिसीज़ है। डीजनरेशन मतलब आप लोग समझते ही होंगे, वो पार्ट छोटा हो जाता है। एक दिमाग के अंदर सब्सटेंशिया नाइग्रा बोल के एक भाग रहता है, उसके अंदर से डोपामिन धीमे धीमे निकलता जाता है, और प्रोसेस इतनी धीमे धीमे होती है कि अपने को पता ही नहीं लगता कब बीमारी शुरू हुई। एक्चुअल बीमारी अपने को दिखने के ही काफ़ी साल पहलों से ही ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। पार्किंसन दोनों साइड में साथ में नहीं होता, एक साइड में ज़्यादा होता है, एक साइड में कम होता है। पार्किंसन की 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। उसके पहले मैं ये बताऊंगी कि 55 के एज के बाद में 1%, 65 के बाद में और परसेंटेज बढ़ते जाते हैं। इससे नॉर्मल पॉपुलेशन में आपको पार्किंसन की बीमारी मिलेगी, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पार्किंसन होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। इवन छोटी उम्र में भी होती है, पर उसके लिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ बिकॉज दिस इज़ फॉर जनरल पब्लिक। और पार्किंसन में बीमारी धीमे धीमे बढ़ती है, लक्षण भी धीमे धीमे मालूम पड़ते हैं। काफ़ी बार लोगों को साल भर 1.5 साल मालूम ही नहीं होता है कि उसको पार्किंसन है। पार्किंसन के 3 लक्षण हैं। मेन तो हम लोग बोलते हैं ब्रेडिकाइनेजिया, यानी धीमे हो जाता है, रिजिडिटी, कड़क हो जाता है, एंड धुजारी। एंड उसमें पार्किंसन में एक साइड में ज़्यादा दिखता है, दूसरी साइड में कम दिखता है। तो पार्किंसन का पेशेंट जब चलते आता है तो उसके गेट देख के काफ़ी बार लगता है अरे इसको पार्किंसन तो नहीं है। उसका टिपिकल गेट होता है, हम लोग बोलते हैं स्लो स्लफलिंग गेट, ऐसे 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 चलता है जैसे वो खुद का ग्रेविटी का सेंटर पकड़ने जा रहा है। और ट्रेमर्स उसकी टिपिकल होते हैं, उसको पिन रोलिंग बोलते हैं। ऐसे पेशेंट बैठा है, ऐसे ऐसे उंगलियाँ हिलती रहेगी, फिर हाथ में कुछ पकड़ लिया, गायब। चलते वक्त भी उसकी ट्रेमर्स दिखती है, उसका गेट भी टिपिकल होता है, ऐसे मूवमेंट्स कम होती है। सो इस पर से हमें मालूम पड़ता है। पर काफ़ी बार तो मैं देखती हूँ कि पेशेंट 1 साल पहले जो आया था, अगर 1 साल के बाद में वापस मेरे पास आएगा तो काफ़ी बार उसमें ज़्यादा चेंज नहीं हुआ रहता है। मीन्स बीमारी बहुत धीमे धीमे बढ़ती है इसमें। और ये 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, उसके सिवा बाकी बहुत सारे फीचर्स हैं। किसी को स्मेल का प्रॉब्लम होता है, किसी को यूरिनरी प्रॉब्लम होता है, किसी को पेट के प्रॉब्लम होते हैं, किसी को बोलने में दिक्कत होती है, उनका स्पीच भी बहुत ही टिपिकल होता है, जिसको हम लोग मोनोटोनस स्पीच बोलते हैं। स्लो फास्ट बोलते हैं, बट एकदम मुंह के मुंह में बोलते हैं। ऐसे मेरा डॉक्टर होता था, मैं क्या बोलिए आपको समझ में नहीं आता, इस प्रकार वो बोलते हैं। सो स्पीच भी उनका ऐसा, हंसना भी जल्दी से नहीं, यानी जल्दी से उनके चेहरे पे भाव नहीं आता है, वो अपने ये नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ओके, एक्सप्रेशन लेस हो जाते हैं। हाँ, एक्सप्रेशन लेस नहीं बोलूँगी, एक्सप्रेशन जल्दी से आते ही नहीं, अंदर से आते होंगे
पर बाहर वो प्रकट नहीं कर पाते हैं। ओके ओके ओके, फिर नींद में काफ़ी जनों को प्रॉब्लम आती है। सो ऐसे तो पार्किंसन के पेशेंट के छोटे मोटे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मोटर नॉन मोटर सिम्टम्स। ऑलराइट काफ़ी लोग नींद में से एकदम उठ जाते हैं रात को। सो इतनी सारी प्रॉब्लम है, बीमारी बहुत धीमे धीमे बढ़ती है। और उसमें मेन चीज़ मैंने आपको बताया है कि डोपामिन निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है। सो जो चीज़ नहीं है वो भरनी पड़ती है, यानी डोपा नहीं है तो आपको डोपामिन देना है। इसीलिए ये पेशेंट दवाइयों पे ही चलते हैं। आप डोपा किस सोर्स से दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, वो हर डॉक्टर अपने अपने हिसाब से नक्की करता है, कब दवा बढ़ानी है, कब घटानी है, वो पेशेंट की नीड देख के जो ये करता है। काफ़ी बार पहले 3-4 साल हमें प्रॉब्लम कम आती है, बाद में धीमे 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 दवाइयाँ बढ़ती जाती है, और उसके बाद में शायद 5 साल के बाद उनका गिरने का और बाकी प्रॉब्लम भी आ जाती है। काफ़ी बार कई दवाइयों के साइड इफेक्ट्स आए तो हमारे को वापस कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ता है। सो इस तरह एक फिक्स फॉर्मूला कोई भी नहीं है, बट दवाई के सिवा वो नहीं चलेगा। एक बार पार्किंसन मतलब लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ, इवन डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कराते हैं फिर भी दवाइयाँ लेनी ही पड़ती है। राइट, सो विदाउट मेडिसिन काम नहीं चलता। नहीं करता। राइट, तो दवाइयों के साथ साथ कोई थेरेपीज भी वगैरह ये सब चीज़ें भी काम करती है? हाँ, दवाइयों के साथ में पेशेंट को हम बोलते हैं कीप मूविंग, हलते रहो, ओके काम मत बंद करो। अगर लेडी घर में झाड़ू निकाल रही है तो मैं उसको बोलूँगी तो झाड़ू निकालने का मत बंद कर, रसोई कर रही है रसोई कर, मीन्स काम मत छोड़ो। तो काम करना भी एक कसरत ही है। फिर उसके सिवा फिजियोथेरापी, यहाँ पे तो पार्किंसन के ग्रुप भी चलते हैं, म्यूज़िक थेरापी, स्पीच थेरापी, कोऑर्डिनेशन के लिए और कुछ करो, डांस थेरापी। ऐसे तो आप थेरापीज इसलिए करनी होती है कि थेरापीज आप मोस्टली ग्रुप में करते हैं, ताकि वो एक्टिव रहे इसी ज़्यादा उन्हें सोसाइटी में सोसाइटी में। सोशल लाइफ में जाए। ऑलराइट ऑलराइट, और मेंटल हेल्थ के लिए सोशल लाइफ बहुत ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, ओके। इसलिए फिर ये सभी थेरापी काम तो करती है साइड में, उसके सिवा उनको एक खुशी मिलती है ये करते हुए। और फिजियोथेरापी या बॉडीली एक्टिविटीज़ तो उनको करनी ही चाहिए, राइट, क्योंकि अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। कहीं जॉइंट का आ गया, इसका आ गया, उसका आ गया। ऑलराइट। सो आई थिंक पेशेंट के काफ़ी लंबे साल हम अच्छे से निकाल सकते हैं, सभी थेरापीज का भी साथ ले लेते हैं, पर उसके सिवा दवा के बिना काम नहीं चलता। बिल्कुल ठीक। स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें नॉर्मली लैंग्वेज और कम्युनिकेशन सोशल बैरियर्स होते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर 3 साल के बच्चों में हम डायग्नोज कर सकते हैं, जिसको जो हम अर्ली इंटरवेंशन भी बोलते हैं। ऑटिज्म में कॉमन साइन होता है जैसे आई कांटेक्ट ना होना, वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होना, सेंसरी डिफेक्ट होना जैसे कि लाइट, साउंड, टच उनमें सेंसरी होता है, रिपीटेड बिहेवियर होता है जैसे कि फ्लैपिंग बिहेवियर होता है, रिपीटेड इक्वल एरिया जिनको बोलते हैं कि हम जो बोलते हैं उनको बच्चे रिपीट करते हैं। ऑटिज्म के बच्चों में ज़्यादातर स्ट्रेंथ भी देखी जा सकती है, जैसे कि बच्चों में अगर आर्ट, म्यूज़िक या मैथ्स में अगर टैलेंट है तो ये बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों में ज़्यादातर हम मेमोरी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखी जा सकती है। अगर उनको एक चीज़ में इंटरेस्ट आ गया तो उनका फोकस उस चीज़ में रहता है। हालांकि उनमें बिहेवियर अगर हाइपर है तो बच्चे जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों के अर्ली इंटरवेंशन में जैसे बहुत सारे थेरेपिस्ट का रोल होता है, जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, रेमेडियल थेरेपिस्ट, ABA थेरेपिस्ट, म्यूज़िक थेरेपिस्ट, प्ले थेरेपिस्ट, और अभी तो स्कूल में भी अर्ली इंटरवेंशंस या मेन स्ट्रीम एजुकेशन शुरू हो गया है। ये बच्चे और बुज़ुर्ग के लिए तो पहले तो जो घर पे रहते हैं और जो पेरेंट्स हैं उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि आप बच्चों को पहले तो समझिए और एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये मेरा बच्चा ऐसा है। आप नर्वस मत होइए कि ऐसा है तो मैं क्या करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले उनको एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, हम यहाँ पे 7 साल के बच्चे से एडमिशन लेते हैं। जो पहले बच्चे आते हैं वो पहले तो बैठना ही नहीं चाहते हैं, इधर आते हैं तो फिर धीरे धीरे हम लोग उसको प्रेम से रखते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे साथ सेट हो जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि वो किस में आगे जा सकता है, तो
तो हम धीरे धीरे उसके ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। जैसे एक बच्चा है इधर हमारा यहाँ पे जो एक्टिविटी में यानी कि डांस में जो डांस में इतना एक्टिव है, तो हमने उसको यहाँ पे सर आते हैं डांस के लिए, तो उनके हिसाब से हमने डांस का उनका प्रैक्टिस करवाया। तो आज है आगे कई जगह पे वो जाकर आई है, वहाँ पे डांस किया हुआ है और कहीं अवार्ड भी लेकर आई हुई क्या है। बात है, अरे वाह। हाँ, तो ऐसे बच्चे हैं जहाँ जो छोटे बच्चे आते हैं वो उनको ज़्यादातर हम लोग कर सकते हैं ट्रेन। छोटे होते हैं तो हमें भी ट्रेन करना अच्छा Easy रहता रहता है है। कि वो लोग समझ सकते हैं। वैसे यहाँ पे 2 बच्चे हैं जो पहले से छोटे थे तब से आते थे, तो अभी वो बड़े हो गए, तो अभी उनका पढ़ना लिखना ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग अभी इनको यहाँ पे ही जॉब सर ने लगवा दिया है कि वो लोग यहाँ पे आते हैं, हमारा जो ऑफिस का वर्क रहता है थोड़ा बहुत वो यहाँ से फाइल लेकर जाना। मतलब उन्होंने टीचर्स को यहीं से बुलाना। पढ़ाई की और हाँ, यहीं से वो जॉब भी उनको कर रहे जॉब हैं, दिलवा दी। सेल्फ डिपेंड है वो। हाँ जी, राइट। हाँ। ऐसे यहाँ पे एक वोकेशनल ट्रेनिंग का भी चलता है, जहाँ पे हम बच्चों को वोकेशनल का यानी कि हम लोग त्यौहार के हिसाब से हम बच्चों को राखियाँ बनाना सिखाते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो राखियाँ सेल होती है जो होता है उसको हम महीने के हिसाब से हम लोग घंटे के हिसाब से उनको हम यहाँ पे बोलते हैं ना कि एक उनको भी रहे कि हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और हमें कुछ मिलता है। अरे तो वाह। उनकी मेहनत और उनकी प्रगति के लिए हम लोग ऐसा उनको मेहनताना भी कुछ देते हैं मेहनताना भी उनका देते हैं हम लोग। ऑलराइट, बहुत बढ़िया बात है। आप भी आगे आइए। समाज को मैं बोलना चाहती हूँ कि आप देखते हैं ऐसे बच्चों को या बुजुर्ग को, तो आप आगे आइए। उनके ऊपर आपको ऐसा नहीं है कि ज़रूरी कि आप पैसा खर्च कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जैसी ये संस्था है जहाँ पे हम लोग बच्चों के लिए फीस नहीं लेते हैं, पूरा यहाँ पे हम डोनेशन के हिसाब से ही चलते हैं। तो ये ट्रस्ट है, तो आप ऐसी स्कूल्स देखिए। तेजल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मेरा सवाल आप सबसे है कि आप लोगों को यहाँ पर आकर के क्यों अच्छा लगता है? हमारे बच्चे को पढ़ाना अच्छा लगता है, वो सब भूल जाते हैं तो हम उसको याद दिलाते हैं। और घर पे छुट्टी पे रहते हैं तो वो सामने से फोन करके बोलता है कि टीचर आप क्यों नहीं आए। ओके, बहुत प्रेम। ओके ठीक है। हम बच्चों से इतने घुल मिल गए हैं कि बच्चों को भी हमसे इतना लगा हो गया है, हमको भी उनसे उतना लगा हो गया है कि कोई भी बच्चा एक भी दिन एब्सेंट होता है तो हमको लगता है कि आज ये क्यों नहीं आया है। ऑलराइट। हमारे जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ सब घुल मिल जाते हैं, लेकिन इनके साथ हम मिल गए और उनको हमारे और उनको हमको दोनों को एक दूसरे का इतना प्यार हो गया कि एक दूसरे को भूल भी नहीं सकते। अरे वाह। ये बच्चे हमारा सब कहना भी मानते हैं और हमें इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि और इतना तो कोई नहीं करता, और हमारा सब कहना भी मानते हैं। मतलब प्योरिटी लगती है ना एकदम आप लोगों को? प्योर। ओके। मैं यहाँ आके घर का सारा टेंशन भूल जाती हूँ, यहाँ के रिलैक्स हो जाती हूँ। ऑलराइट। अब तक इन दोनों बीमारियों के विषय में आप जान चुके हैं और अब बात करते हैं थेरेपी की। तो सबसे पहले बात करेंगे म्यूजिक थेरेपी के बारे में। म्यूजिक थेरेपिस्ट जागृति मांडलेवाला, जो पिछले 7-8 सालों से इन बच्चों को, इन बुजुर्गों को म्यूजिक थेरेपी दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रही है। पर अब सवाल ये आता है कि संगीत में विशारद करने से क्या आप म्यूजिक थेरेपिस्ट बन जाते हैं, या म्यूजिक थेरेपी से इन बच्चों में, इन बुजुर्गों में क्या डेवलपमेंट दिखाई देता है? नॉर्मल बच्चों को सिखाने में और स्पेशल बच्चों को, स्पेशल बुजुर्गों को सिखाने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? तो इन सभी सवालों का जवाब लेने के लिए आपको देखना होगा पार्ट 2। तो मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत स्पेशल है। चाहो तो इसे यूं ही गवा दो और चाहो तो इसे काम पर लगा दो, सबकी अपनी चॉइस है। नमस्कार।